हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोगों की क्लास होगी, आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज। यहाँ से कई क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 101% याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसको हम लोग बड़ी इजी लैंग्वेज में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इन बिंदुओं को समझेंगे। इस प्रकार से आज की हमारी जो क्लास होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगी। पहले मैं आपको पिछले वीडियो को रिकॉल करा देता हूं, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाए। हम लोगों ने पढ़ रखा था कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो एक क्वेश्चन यहां से आता था, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है ना, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो यहां से न्यूक्लियोसोम यदि पूछ रहा है तो सीधा आपको हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के विषय में पूरा नोट डाउन कर देना है और उसके बाद डीएनए को बता देना है और दोनों के एक व्यवस्थित रूप में करके डायग्राम से समझा देना है, ठीक है। तो क्या है न्यूक्लियोसोम? क्या है? तो न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए के मिलने से जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो आपका न्यूक्लियोसोम होता है। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम अपने आप को संघनित करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को संघनित करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसोम अपने आप को संघनित करके निर्माण करते हैं क्रोमेटिन का। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिन जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। जो अधिक कलरफुल होते हैं, अधिक संघनित होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और जो कम कलरफुल होते हैं उनको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन और अपने आप को संघनित करते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, अब सीधा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि क्रोमोसोम में क्या क्या होता है या क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है। तो ये देखो सीधी बात है, क्रोमोसोम किसका संघनित रूप है? आप कहोगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका संघनित रूप है? आप कहोगे न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम किससे बना है? आप कहोगे सर डीएनए और प्रोटीन से। अरे भैया डीएनए प्रोटीन ही तो है, लगातार यही अपने आप को संघनित करते हुए क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है? आप कहोगे हिस्टोन प्रोटीन और प्लस डीएनए से। सीधी बात, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा बन चुका है कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए से। वो प्रोटीन कौन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन आपको यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है। अब इसके बाद क्रोमोसोम से जीनोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीनोम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये आपको पूरा डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यदि कोई पूछता है न्यूक्लियोसोम किससे बना है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम अपने आप को संघनित करते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन अधिक कलरफुल, अधिक संघनित होते हैं और यूक्रोमेटिन कम कलरफुल यानी लेस कलरफुल होते हैं और लूजली पैक होते हैं, ठीक है, यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। इसके बाद क्रोमेटिन अपने आप को और संघनित करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? प्रोटीन प्लस डीएनए से। वो प्रोटीन कौन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है और इसके बाद जीनोम की रचना होती है। इस प्रकार अब मैंने आपको पिछली क्लास में क्रोमेटिन तक बात की है, क्रोमोसोम को मैंने छोड़ रखा है क्योंकि क्रोमोसोम आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार, और सेल बायोलॉजी आपके 12th का नहीं 11th का हिस्सा है, आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार ये हमको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके पता होने चाहिए। ये सीरियल क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, है ना, कि इनके सबसे पहले क्या आया? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। इन्होंने क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बना? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बना?
क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम से क्या बना, जीनोम बना। ठीक है, तो इस प्रकार ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। किंतु जो आज की हमारी क्लास है वो है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। अरे भैया, आनुवांशिक पदार्थ जो है उसकी खोज कैसे हुई, है ना। यहां से कई सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं वो इस प्रकार है। जैसे एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आया होगा, भैया ऐसा कौन महान व्यक्ति था जिसने इसकी खोज की। पहला क्वेश्चन ये आया, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है ना। यानी सीधा लिख देता हूं, खोज करने वाले का नाम, यानी जिसने खोज करने की जिज्ञासा शुरू की वो कौन व्यक्ति था। दूसरा प्रश्न आता है, समय किस सन में हुई, ये खोज कब की गई, है ना, ये जिज्ञासा कब दिमाग में आई। तीसरा, ये जो खोज, इस खोज के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग को क्या कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आते, याद रखना, जो इस खोज के लिए जो प्रयोग किया गया था, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको क्या कहते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन आता, जब एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, है ना, प्रयोग हुआ होगा, तो उसके लिए किसी न किसी की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। आप लोग भी प्रयोगशाला में जाते हो, आपको कई जब आप किसी का एक्सपेरिमेंट करते हो, किसी चीज़ का प्रयोग करते हो, तो उसके लिए कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग क्या, आपको सूक्ष्मदर्शी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको मतलब वैरायटी ऑफ विकल्प, वो क्या तो स्रोत होते हैं उसके लिए, है ना। आपको जैसे परागकण का अध्ययन करना हो तो उसके लिए कई सारे पुष्पों को एकत्र करना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी लानी पड़ेगी, शर्करा का घोल लाना पड़ेगा। इस तरह से इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, तब इसकी खोज हो पाई। तो यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि आज हम इन्हीं क्वेश्चनों की छानबीन करेंगे। तो सबसे पहली बात है, खोज करने वाले का नाम कौन था, यानी कौन व्यक्ति था। लेकिन उससे पहले एक बात हमको और पता होनी चाहिए कि यहां से ऐसे नहीं पूछेगा खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, यहां से थोड़ा क्वेश्चन बदल जाता है। यहां पे आता है कि आनुवांशिक पदार्थ की जो खोज हुई उसके लिए जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग को क्या कहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, उसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट, यानी जो इस खोज को, यानी आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जो प्रयोग किया गया था, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, सीधा क्वेश्चन बनता है। या फिर एग्जामिनर दूसरा नाम और दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्या दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, रूपांतरण का सिद्धांत। या फिर तीसरा दे सकता है, ग्रिफिथ इफेक्ट। क्या दे सकता है, ग्रिफिथ इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है कि जो आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्या बोल सकते हैं, देखिए याद करना है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है, और तीसरा ग्रिफिथ इफेक्ट। इस प्रकार 3 नामों से जाना जाता है। तो अब बात आई कि भैया इसको, अब यहां से क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ग्रिफिथ इफेक्ट देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो सीधी बात है, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। कौन थे, ग्रिफिथ। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पर कार्य किया था किसने, ग्रिफिथ पर। या फिर आनुवांशिक पदार्थ की खोज पर आधारित थे, तो क्या आधारित है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर आप बोल सकते ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, या फिर आप बोल सकते हो ग्रिफिथ इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों से कौन साइंटिस्ट का संबंध है, आप कहोगे ग्रिफिथ का संबंध है। किसका संबंध है, ग्रिफिथ का संबंध है। अब ये बात आती किस की घटना है, तो ये 1928 की घटना है, सन 1928
1928 की घटना है। किस सन की घटना है? 1928 की घटना है। ये सन याद रखना, आपकी ये एनसीईआरटी में दी गई है ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किस पर आधारित था? आनुवांशिक पदार्थ की खोज पर आधारित था। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो था, यानी ग्रिफिथ इफेक्ट था, यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो था, वो किस सन में दिया गया? 1928 में। अब बात आई कि भैया ठीक है, मैंने इतना समझ लिया कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ग्रिफिथ द्वारा, वो किया जा रहा है आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए। कि आनुवांशिक पदार्थ है तो है क्या? क्योंकि पहले वैज्ञानिकों के मन में धारणा बनी हुई थी, कुछ का मानना था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, कुछ मानते थे कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, कुछ मानते थे नहीं आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, कुछ मानते थे नहीं डीएनए नहीं, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। यानी आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा था। इतना कहे थे आनुवांशिक पदार्थ है कोई ना कोई, लेकिन है कौन? ज्यादातर लोग प्रोटीन पर सहमति व्यक्त किया करते थे। तो अब भैया ग्रिफिथ आए, ग्रिफिथ ने कहा चलो हम छानबीन शुरू करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ है कौन। अब बात आती है कि इन्होंने आनुवांशिक पदार्थ की जानकारी के लिए प्रयोग किया, तो उस प्रयोग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? तो देखिए, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पर आपको कई उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार इनको किसकी आवश्यकता पड़ी? नंबर एक तो इनको बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ी। बैक्टीरिया किसकी आवश्यकता पड़ी? बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ी, यानी जीवाणु की आवश्यकता पड़ी। अब तो यहां से क्वेश्चन और बन जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस बैक्टीरिया पर किया था, या किस बैक्टीरिया की सहायता से किया था। ये तो बात ठीक है कि भैया उस बैक्टीरिया का नाम तो पता होना ही होना चाहिए। वो बैक्टीरिया था कौन, है ना? वो तो वैज्ञानिक के साथ साथ उसका भी नाम अमर हो गया, या फिर उसके साथ साथ वैज्ञानिक का नाम अमर हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। तो भैया इसको तो जरूर खोज निकालो, कौन बैक्टीरिया था जो कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए, यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के लिए, या फिर ग्रिफिथ इफेक्ट के लिए महत्वपूर्ण था। वो बैक्टीरिया था कौन? वो बैक्टीरिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्लोकोकस निमोनी। कौन था? डिप्लोकोकस निमोनी या फिर न्यूमोनोकोकस। इंपॉर्टेंट, दोनों नाम याद रखना, डिप्लोकोकस निमोनी भी बोल सकते हो या न्यूमोनोकोकस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया था उसका नाम एनसीईआरटी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी लिखा हुआ है, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आई कि इस बैक्टीरिया का क्या संबंध है, इस बैक्टीरिया का मतलब क्या है, इसने क्या किया होगा। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया कि सर मैंने तो ह्यूमन डिजीज में पढ़ रखा है कि डिप्लोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी बैक्टीरिया होता है, ये तो निमोनिया रोग करता है। कौन सा रोग करता है? निमोनिया रोग करता है। अच्छा, ये तो रोग करने वाला है, और वो रोग कौन है? निमोनिया रोग है। कौन सा रोग कर रहा है? निमोनिया रोग कर रहा है। यानी यहां पर तो किसी को रोग की व्यवस्था की जा रही, किसी को उपहार स्वरूप क्या दिया जा रहा है? रोग। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये तो बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया नामक रोग करता है। अच्छा ये बताइए निमोनिया रोग क्या है, किससे संबंधित है? यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है निमोनिया, यहां पे एक शब्द होता है न्यूमा। न्यूमा का मतलब होता है वायु, याद रखना। न्यूमा का मतलब क्या होता है? वायु। और वायु का संबंध हमारे शरीर में कहां पे है? आप कहोगे सर अच्छा एक बार लंबी सांस लीजिए, ये रहा, ठीक है। आप कहोगे सर इसका तो संबंध हमारी लंग्स से है, फेफड़ों से है। हाँ, तो इसका मतलब ये रोग हमारे लंग्स पर इफेक्ट डालता है, फेफड़ों पर इफेक्ट डालता है ना। लिख देता हूं, किस पर? लंग्स पर। लंग्स पर इफेक्ट डालता है, यानी जो निमोनिया रोग है उसका संबंध किस अंग से है, किस कारक से है, कौन सा जीव उत्तरदायी है,
ये भी पता होना चाहिए। निमोनिया रोग किसके लिए, निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी जीव कौन है, बैक्टीरिया। इसका जो बैक्टीरिया का माध्यम है, प्रवाह माध्यम है, यानी एक प्राणी से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो वाहक के रूप में काम करता है वो वायु हो गई। और इसके लिए जो निमोनिया रोग होने पर जो अंग प्रभावित होता है वो लंग्स हो गया। यहाँ पर भी कई बिंदु क्लियर हो गई। तो अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी है ये तो रोग करता है। अच्छा सर, ये किसको रोग कराने वाले हो? दिमाग में क्वेश्चन आया, मैंने ग्रिफिथ से पूछा, भैया ग्रिफिथ तुम ये बताओ ये बैक्टीरिया लेकर क्या करने वाले हो? ग्रिफिथ ने कहा इसी से तो मेरी पूरी कहानी जुड़ी हुई है। मैंने कहा अच्छा तुम किसी ना किसी को तो रोग उत्पन्न कराओगे, क्योंकि ये तो करता है रोग। क्या करता है? रोग। और वो रोग कौन सा है? ये डिजीज उत्पन्न करता है जो है निमोनिया। बिल्कुल बात ठीक है। तो मैंने कहा भैया अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बैक्टीरिया लेकर जा रहे हैं। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैक्टीरिया ले जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने ग्रिफिथ से पूछा अपनी लैब में आपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और क्या क्या रखा है? इन्होंने कहा बैक्टीरिया रखा है। और मैंने कहा क्या रखा है? कहा मैंने चूहा भी रखा है। क्या रखा है? चूहा। मैंने कहा अच्छा और क्या रखा है? और कहा मैंने कल्चर प्लेट रखी है। कल्चर प्लेट क्या रखी है? कल्चर प्लेट रखी हुई है। मैंने कहा यार ये बताओ तुम बैक्टीरिया और कल्चर प्लेट, यानी बैक्टीरिया को क्या भोजन नाश्ता पानी कराओगे पहले? मैंने कहा हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करता है? कल्चर प्लेट में ग्रो करता है बैक्टीरिया। मैंने कहा अच्छा, बैक्टीरिया जो है उसको कल्चर प्लेट में रखा किसने? ग्रिफिथ ने। अब वो कल्चर प्लेट में क्यों रख रहे हैं? देखिए, जब इन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में रखा तो बैक्टीरिया ने ग्रो करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? ग्रो करना शुरू किया। ग्रो करना शुरू किया और दो प्रकार की कॉलोनी बनाई। कितनी प्रकार की कॉलोनी बनाई? दो प्रकार की कॉलोनी बनाई। देखिए, एक कॉलोनी बनाई कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो दो प्रकार की कॉलोनी का निर्माण करता है। एक बनाई स्मूथ कॉलोनी, तो सीधा लिख लेते हैं एस कॉलोनी, ठीक है। और दूसरी इन्होंने जो बनाई वो रफ कॉलोनी बनाई। क्या बनाई? चलो मैं इसको आर करके ही शो करूंगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। कॉलोनी यानी बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट में ग्रो कर रहा था, वो बैक्टीरिया कौन था? डिप्लोकोकस निमोनी, है ना, या निमोनोकोकस था। ये बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट में ग्रो कर रहा था, इसने दो प्रकार की कॉलोनियां बनाकर तैयार की। एक थी एस कॉलोनी, एक थी आर कॉलोनी, है ना। अब बात आई एस कॉलोनी और आर कॉलोनी में डिफरेंस क्या था? भैया अंतर क्या है दोनों में? ठीक है, दो कॉलोनी में बना ली, अच्छी बात है, लेकिन दोनों में अंतर किस चीज का है ना। तो ये जो थी आर कॉलोनी, जो एस कॉलोनी जो थी, इसके ऊपर क्या था? पॉलीसैकेराइड का कवर था। क्या था? पॉलीसैकेराइड का कवर था, है ना। लिख देता हूं, इस पे था पॉलीसैकेराइड। और इस पर पॉलीसैकेराइड का कवर नहीं था, अर्थात इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर था, एस के ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर था, और जबकि आर के ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर नहीं था। अर्थात ये इसकी जो सरफेस थी वो कैसी थी? चिकनी थी, और इसकी जो सरफेस थी वो कैसी थी? खुरदरी थी। यानी स्मूथ थे ये और ये रफ थे। इस प्रकार से दो बैक्टीरिया ने तैयार किए। अच्छा, अब बैक्टीरिया जो इन्होंने तैयार किए हैं, अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? देखते हैं क्या करेंगे।
अब बात आती है कि जो दो प्रकार के बैक्टीरिया बने थे, एक आर और एस, है ना। तो दोनों में डिफरेंस एक तो ये था कि आर जो था इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर नहीं था, किंतु जो एस था, एस प्रभेद जीवाणु था, उसमें क्या था, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर था। क्या था? पॉलीसैकेराइड का कवर था। ठीक है, तो इससे एक बात और क्लियर हुई यहां पे कि जो आर था इसके ऊपर कवर नहीं था, है ना, यानी ये कवर नहीं था, किसका? पॉलीसैकेराइड का कवर नहीं था। दूसरी बात क्या थी? ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था, रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था। और अब एस में क्या क्या था? इसके पास कवर था और क्या था? रोग उत्पन्न कर सकता था, रोग उत्पन्न कर सकता था। ये दो प्रकार की कहानी थी इसमें। आर प्रभेद जो था उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर नहीं था, जबकि एस बैक्टीरिया था, जो एस कॉलोनी थी, उसके पास कवर था पॉलीसैकेराइड का। आर प्रभेद जो बैक्टीरिया था ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था, जबकि एस प्रभेद बैक्टीरिया जो था वो रोग उत्पन्न कर सकता था। अच्छा, तो इसका मतलब रोग उत्पन्न करने ना करने में किसकी भूमिका है? वो है कवर की। यानी रोग उत्पन्न करने ना करने की कहानी किस पर निर्भर करती है? कवर पर निर्भर करती है। अच्छा, तो जिसके पास कवर है वो रोग कर रहा है और जिसके पास कवर नहीं है वो रोग नहीं कर रहा है। यानी जो रोग के लिए उत्तरदायी है वो पॉलीसैकेराइड का कवर है। क्या है? पॉलीसैकेराइड का कवर है। अब इन्होंने क्या किया? बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने चूहे को लिया। मैंने कहा था अपने प्रयोग में ये 3 चीजें लेकर आए थे। मुख्य रूप से जीव 2 ही थे, एक बैक्टीरिया था और एक चूहा था, है ना, जीवाणु था और चूहा था, और तीसरी कल्चर प्लेट थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चूहा लिया। ठीक है, अब इन्होंने एस प्रभेद को लिया, एस प्रभेद जीवाणु, है ना। एस प्रभेद, आप एस प्रभेद बता सकते हो क्या होता है? जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कवर था और क्या था? रोग उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, इसको इन्होंने चूहे में प्रवेश कराया, चूहे में प्रवेश कराया, तो क्या होगा? चूहा की मृत्यु हो गई। अरे भैया सीधी बात है, आप उसके अंदर एस प्रभेद डालोगे तो एस के पास क्या है? एस के पास है पॉलीसैकेराइड का कवर, और जब एस के पास पॉलीसैकेराइड का कवर है तो वो रोग कर देगा। रोग क्या कर देगा? निमोनिया कर देगा। निमोनिया होने से क्या होगा? चूहे की मृत्यु हो जाएगी। अब ग्रिफिथ ने कहा ठीक है, चलो भाई ये तो बात जायज है कि भैया तुम उसको जब ये आप रोग करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इन्होंने लिया आर प्रभेद। ये चूहा जीवित है, याद रखना, है ना। जीवित चूहे में प्रवेश कराया, ठीक है ना। फिर से इन्होंने जीवित चूहे में प्रवेश कराया। अब की बार क्या हुआ? जैसे ही आर प्रभेद को जीवित चूहा में प्रवेश कराया, चूहा अब की बार क्या हुआ? अब की बार इसके पास जो आर प्रभेद है इसके पास तो कवर है नहीं, इसके पास कवर है नहीं, तो ये रोग नहीं करेगा, ये रोग नहीं करेगा। चूहा जीवित रहा। कैसा रहा? जीवित। चूहा जीवित है। कैसा है? चूहा जीवित है।
अब इन्होंने एक कार्य और किया, अब की बार इन्होंने पुनः एस को लिया, किसको लिया, पुनः एस को लिया, और अब क्या कर रहे हैं, ये एस को ताप द्वारा मृत, एस को क्या किया कि एस बैक्टीरिया लिया, एस कॉलोनी से बैक्टीरिया लिया और उसको ताप द्वारा मृत कर दिया, ताप द्वारा मृत कर दिया। इसके बाद इसे चूहे में प्रवेश कराया, चूहे में प्रवेश कराया। तो अब जब इसको ताप द्वारा मृत कर दिया तो इसका प्रभाव निष्क्रिय हो गया। तो चूहा कैसा रहा, जीवित रहा, कैसा रहा, जीवित रहा, क्योंकि ऐश के पास, जबकि ऐश रोक कर सकता था, ऐश के पास कवर था, लेकिन इसको ताप द्वारा मार दिया जा रहा है। तो अब ये अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, और सक्षम नहीं है तो फिर चूहा को रोग नहीं होगा। चूहे को जब रोग नहीं होगा, चूहा ऑटोमेटिक जीवित रहेगा। अब इन्होंने चौथी बार एक कार्य किया, ऐश लिया ताप मृत, यानी वो ऐश लिया जिसको ताप द्वारा मृत कर दिया हो, और आर लिया जीवित, आर कैसा लिया, आर प्रभेद कैसा लिया, जीवित, ऐश ताप मृत लिया, आर जीवित लिया, और दोनों को एक साथ मिला के चूहे में प्रवेश कराया, चूहे में प्रवेश कराया। और चूहा आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर ऐश ताप मृत है, हाँ ऐश ताप मृत है तो चूहा जीवित रहेगा, आर जीवित है, आर जीवित है ना, यानी कि मृत नहीं है, सीधी बात लिख लो, आर ले लिया, आर को मृत नहीं किया, आर जीवित है, और आर जब जीवित प्रवेश कराओ तो क्या है, चूहा जीवित है, अर्थात इससे भी चूहा जीवित है, इससे भी चूहा जीवित है। तो जब दोनों से चूहा जीवित है तो चूहा जीवित होना चाहिए, नहीं, चूहा जीवित नहीं रहा, अब की बार चूहा की मृत्यु हो गई। यहां पर तो ग्रिफिथ बड़े टेंशन में आ गए कि यार जब इससे चूहा जीवित है, इससे भी चूहा जीवित है, जब मैं इसको अलग से प्रवेश कराता हूं तो चूहा जीवित मिलता है, इसको जब मैं अलग से प्रवेश कराता हूं चूहा जीवित मिलता है। याद रखना, पहली घटना ये घटी, दूसरी घटना ये घटी, तीसरी घटना ये घटी, चौथी घटना ये घटी। जब मैं इस कंडीशन को अलग से प्रवेश, जब मैं इसको ओनली वन ऐश ताप मृत प्रवेश कराता हूं तो चूहा जीवित रहता है, लेकिन जब आर जीवित प्रवेश कराता हूं अलग से तब भी चूहा जीवित रहता है, लेकिन जब इन दोनों को मिला देता हूं तब चूहा मर जाता है। ऐसा क्यों, यानी ऐसा, इसका मतलब यहां पर चूहा को मारा किसने, अब तो दिमाग में क्वेश्चन आ गया, चूहा को मारा तो मारा किसने, क्योंकि यहां पर एक बात यह है कि अभी तक इस मृत्यु लोक में एक बात तो अटल सत्य है कि जो मर गया वो जीवित नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल अटल सत्य है, साइंस भी इसको मानती है ना, धार्मिक पुराण भी मानते हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई वो जीवित नहीं है। तो इसका मतलब जो ऐश है ये तो जीवित हो ही नहीं सकता, है ना, ऐश जो है ये जीवित हो ही नहीं सकता, और जो जीवित नहीं है वो वर्क नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पर चूहे को मारने में जो भूमिका निभा रहा है वो आर निभा रहा है। कौन निभा रहा है, आर। लेकिन आप कहोगे सर यहां पर तो आपने कहा था कि जो आर है इसके पास ना तो कवर है, और जब कवर नहीं है तो ये रोग नहीं कर सकता है, और जब रोग नहीं कर सकता है तो चूहा जीवित रहेगा। लेकिन यहां पर तो आर ये मार रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐश जो है उसके लक्षण आर में चले गए। अच्छा, ऐश के लक्षण किस में चले गए, आर में चले गए। तो आर के ऊपर क्या बन गया होगा, आर के ऊपर बन गया कवर, और जब आर के ऊपर कवर बन जाएगा तो ये रोग करने में सक्षम होगा। अर्थात यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट एंड निकल के आया है कि आर ऐश में रूपांतरित हो गया, रूपांतरित हो गया। आर जो था
वो ऐश में रूपांतरित हो गया। और आर जब ऐश में रूपांतरित हो जाएगा तो सीधी बात है चूहा को रोग हो जाएगा, और चूहा को रोग हो जाएगा, चूहा की मृत्यु हो जाएगी। ग्रिफिथ बोले बस मैं जो बताना चाहता था है कि जो कारक आर को ऐश में बदल रहा है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो कारक आर को ऐश में बदल रहा है वही आनुवांशिक पदार्थ है। ये बात ग्रिफिथ ने क्लियर कर दी। तो यहां पे जो रूपांतरित हुआ, तो रूपांतरित शब्द से ही इनके प्रयोग का नाम पड़ा रूपांतरण का प्रयोग। क्या नाम पड़ा? रूपांतरण का प्रयोग। किंतु है ना, क्योंकि यहां पे आर जो था वो ऐश में रूपांतरित हो गया, है ना, आर किस में रूपांतरित हो गया? ऐश में रूपांतरित हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? चूहे की मृत्यु हो गई। को ऐश के समान, क्योंकि ऐश ही तो रोक कर रहा था, तो जो कारक आर को ऐश के समान बना देता है वही आनुवांशिक पदार्थ है। किंतु वो कारक है कौन? ग्रिफिथ ये नहीं बता पाई। वो कारक प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, इस बात को ग्रिफिथ नहीं बता पाए। ठीक है, ग्रिफिथ इतनी ही बात बता पाए कि जो कारक आर को ऐश में रूपांतरित कर देता है वही, जो कारक आर को ऐश में रूपांतरित कर देता है वही आनुवांशिक पदार्थ है। इस प्रकार ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट यहां से क्लियर होता है। किंतु ग्रिफिथ यह बताने में असमर्थ रहे कि वो रूपांतरित करने वाला पदार्थ प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, इस बात को नहीं बता पाए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे, जिससे आपका अपना हमारा यूट्यूब चैनल बेहतर से बेहतर अच्छी से अच्छी शिक्षा लोगों तक उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।